हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग GPSTR सन 2017 का जो DE एग्ज़ामिनेशन कोड 03A पेपर है उसे हम लोग हल करेंगे। इससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि GPSTR में उर्दू के किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इन सभी सवालों को डिटेल से हल करेंगे और सवालों से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियां भी आपको देंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आपके सामने है उसमें ये पूछा जा रहा है कि लब का मुतरादिफ क्या होगा। लब का हम माना सिनोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है, तो लब का हम माना होंठ हो जाएगा। ठीक है। आगे है कि इस जुमले में मफ़ऊल की निशानदही कीजिए। अगले सवाल में मफ़ऊल यानी कि ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं जिस पे काम किया जाता है ना वो मफ़ऊल होता है। जिस पे काम होता है, काम का असर जिस पे पड़ता है उसे हम मफ़ऊल कहते हैं। जैसे ये जो सेंटेंस है कि शबनम रात भर फूलों का मुंह धोती रही या शबनम रात भर फूलों का मुंह धोती है, तो यहाँ पे शबनम किसका मुंह धोती है? फूलों का। तो जो मुंह धुला जा रहा है वो फूलों का धुला जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में फूलों जो होगा वो आपका मफ़ऊल होगा और शबनम आपका हो जाएगा फ़ाइल और धोना जो होगा वो आपका फ़ेल हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 साल से वह यहाँ है। ये जो सेंटेंस है इस जुमले में सिफ़ते अददी आपको फाइंड आउट करना है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसमें कौन सा है। तो जैसा कि सवाल में साफ साफ दिख रहा है कि 4 साल में ये जो 4 है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी कि सिफ़ते अददी है। चौथा सवाल ये है कि दो इस्म फ़ेल या जुमले को आपस में जोड़ने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग हुरूफ़े अत्फ़ कहते हैं। ठीक है, जो लफ्ज़ दो नाउन को, दो वर्ब्स को या फिर दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है उसे हम कंजक्शन अंग्रेज़ी में कहते हैं ना। उर्दू में ये होता है हर्फ़े अत्फ़। तो यहाँ पे हमारा अत्फ़ जो है वो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुर्सी क्या है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। तो आप इसको सेंटेंस में यूज़ करके देख लीजिए, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। मेरी कुर्सी लकड़ी की है, ये सेंटेंस सही है, या फिर मेरा कुर्सी लकड़ी की है, कौन सा सेंटेंस सही है? तो पहला वाला मेरी जिसके साथ आ रहा है वो बिल्कुल सही है। और मेरी हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मुअन्नस के लिए। तो यहाँ पे जो कुर्सी है वो यहाँ पे मुअन्नस है। अगला सवाल यह है कि फ़रोश लाहके की मदद से एक मुरक्कब बनाइए, यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ मुरक्कब एक लफ्ज़ बनाइए जिसके आखिर में फ़रोश लगा हो। लाहका आप समझते हैं ना, सफिक्स जिसे कहते हैं, हिंदी में प्रत्यय कहा जाता है। तो मेवा फ़रोश अगर मैं कह दूँ मेवा फ़रोश, तो मेवा बेचने वाला, ये एक मुरक्कब बन गया और फ़रोश जो है वो बाद में लग गया, यानी कि लाहके के तौर पर इस्तेमाल हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से हमने मेवा फ़रोश, गोश्त फ़रोश, ठीक है, बच्चा फ़रोश, कुछ भी हो सकता है। तो बस आपको फ़रोश लाहका की मदद से एक मुरक्कब बनाना था जो आपने बना लिया। शायर अपना शायर मक्ता में क्या लिखता है? तो शायर मक्ता में गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसे मक्ता कहते हैं। तो शायर मक्ता में अपना तखल्लुस लिखता है, जैसे मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो यहाँ पे जो मीर है ये तखल्लुस है। तखल्लुस क्या होता है? कलमी नाम जो शायर अपने कलाम के आखिरी शेर में जिसे मक्ता कहते हैं उसमें इस्तेमाल करता है। तो मक्ता आपको पता चल गया। गज़ल का आखिरी शेर आमतौर से मक्ता होता है। गज़ल का जो पहला शेर होता है
जो कि हम काफ़ी और हम रदीफ़ होता है उसको हम लोग मतला कहते हैं। अगर गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो तो उसे हम हुस्न मतला कहेंगे, और गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होगा उसे हम बैतुल गज़ल या फिर शाह बैत कहते हैं। चलिए, इस जुमले में इसमें ख़ास को आपको पहचानना है, प्रॉपर नाउन आपको फाइंड आउट करना है। सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साइंसदान थे। इस सेंटेंस में APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो क्या हैं, ये प्रॉपर नाउन का यानी कि इसमें ख़ास का एग्जाम्पल है। मिसाल के मुताबिक आपको यहाँ पे मुरक्कब बनाना है। मिसाल है शाह और गदा, यानी कि इसका जो मुरक्कब उसने बनाया है शाहू गदा बना दिया है। तो आपको पूछा जा रहा है गुल और बुलबुल का मुरक्कब क्या होगा, तो आप कह देंगे गुलो बुलबुल। यानी कि यहाँ पे और को हटा के वाव लगा दिया है, तो आप भी और को हटा के वाव लगा दीजिए, गुलो बुलबुल, गुल व बुलबुल। ठीक है, तो इस तरह से आपका मुरक्कब बन गया। चलिए, इस लफ्ज़ के एक और मानी लिखिए। सोना है ना, सोना ये एक धात होती है, एक मेटल होता है, और सोना वो जो नींद में हम करते हैं, स्लीपिंग जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, तो सोना वो भी होता है। तो एक ही लफ्ज़ के दो मीनिंग आपको दिख गए। चलिए, तुमने सही बात कही। इस जुमले में जो ख़त कशीदा लफ्ज़ है उसका आपको इमला दुरुस्त करना है। देखिए यहाँ पे जो सही सीन से लिखा ये गलत है, इस तरह से सही होगा स्वाद हे ये फिर हे, बड़ी हे की बात हो रही है, स्वाद हे ये बड़ी हे। ठीक है, तो ये सही है, इस तरह से आपका लिखा जाएगा, ये वाला गलत है। तो हमारा यहाँ पे जो ख़त कशीदा लफ्ज़ था उसका सही इमला हमने लिख दिया। यहाँ पे कहावत है उसको आपको मुकम्मल करना है। तो उल्टा चोर डैश को डांटे, तो डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, तो कोतवाल को डांटे यहाँ पे हम लिखेंगे। गज़ल का जो पहला शेर होता है वो क्या होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था जब मक्ता और तखल्लुस की बात हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे हम मतला कहते हैं। एक सेकेंड, लिख नहीं पा रहा हूँ, फिर से। गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको हम मतला कहते हैं, और जो गज़ल का दूसरा शेर हम काफ़ी और हम रदीफ़ जो हो उसे हम हुस्न मतला कहेंगे। ठीक है, कता कितने मिसरों पे मुश्तमिल होता है, तो कता 4 मिसरों पे मुश्तमिल होता है, और 4 मिसरों पे मुश्तमिल एक नज़्म की सिनफ और है जिसको हम क्या कहते हैं, रुबाई कहते हैं। ठीक है, रफू चक्कर होना यानी कि भाग जाना, रनअवे यानी कि गायब हो जाना, भाग जाना, रफू चक्कर होने का मतलब है। अगला सवाल है कि माशाअल्लाह खूब पढ़ते हो, इस जुमला में हर्फ फजाइया कौन सा है, तो यहाँ पे जो माशाअल्लाह है ना ये हर्फ फजाइया है। ठीक है, जो हैरत की वजह से, बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से, गुस्से की वजह से अचानक हमारे मुंह से निकल जाता है उसको हम हर्फ फजाइया कहते हैं। तो यहाँ पे माशाअल्लाह ये हर्फ फजाइया है। ज़िस्त की ज़िद आपको बताना है। ज़िस्त माने होता है ज़िंदगी, ज़िंदगी का उल्टा क्या हो जाएगा, मौत। तो आप कह सकते हैं ज़िस्त की जो ज़िद होगी वो मर्ग या फिर मौत या फिर अजल, जो आपको मुनासिब लगे लिख दीजिएगा। ठीक है, अदियान लफ्ज़ का आपको वाहिद बताना है, तो अदियान ये जमा है। ठीक है, इसका वाहिद होगा दीन। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि नया ज़माना आएगा, इस जुमले में किस ज़माने का इस्तेमाल किया गया, तो नया ज़माना आएगा फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि मुस्तकबिल ज़माना इसमें इस्तेमाल किया गया है। चलिए, यहाँ पे 4 वर्ड है, इसमें से ओड आपको पहचानना है, गैर मुतल्लिक पहचानना है। इकबाल क्या हैं, गज़ल लिखते हैं, मीर गज़ल के लिए मशहूर हैं, दाग भी गज़ल के लिए मशहूर हैं, लेकिन सर सैयद इन्होंने असबाब बगावत हिंद लिखी, इन्होंने तारीख़ ज़िला बिजनौर लिखा, इन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया, इन्होंने AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। ठीक है, तो ये गज़ल के लिए मशहूर नहीं है बल्कि ये नस्र के लिए ज़्यादा मशहूर हैं, तो इसलिए जो सर सैयद हैं इनमें से ऑड हो जाएंगे, गैर मुतल्लिक हो जाएंगे बाकी 3 के मुकाबले।
अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है। इन सवालों के जवाब 2 या 3 जुमलों में आपको लिखने हैं, ठीक है। तो कारोबारी और निजी खत में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको चलिए बताता हूँ। कारोबारी और निजी खत, कारोबारी को आप निजी को आप ज़ाती खत कह सकते हैं। तो पहले हम ज़ाती खत समझ लेते हैं, हमें निजी खत समझ में आ जाएगा। फिर हम कारोबारी खत को समझेंगे और इस तरह से दोनों में फ़र्क हमारा वाज़ेह हो जाएगा। तो निजी खत या ज़ाती खत क्या होता है, तो हम अपने ख़ानदान के लोगों, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों, मिलने जुलने वालों को अपनी ज़ाती बातों पर जो ख़त लिखते हैं और ख़ुशी, गम, मुबारकबाद, ताज़ियत, खैर वाफ़ियत के लिए जब ख़त लिखते हैं तो इन खतूत को हम ज़ाती खतूत कहते हैं। और इसके बरअक्स जब हम अपने कारोबार, रोज़ी रोटी, लेन देन के लिए या फिर अपनी तिजारत की मौजूदा सूरत हाल, तरक्की, नफ़ा नुकसान या तिजारत से मुतल्लिक किसी भी तरह की बातचीत को जब हम लिखते हैं तो वो हमारे तिजारती खतूत कहलाते हैं। तो इस तरह से तिजारती खतूत यानी कि कारोबारी खतूत और आपके ज़ाती खतूत यानी कि निजी खतूत, इस तरह से आपका दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहा हूँ, दोनों में फ़र्क ये है कि जब हम अपनी पर्सनल कोई बात ज़िंदगी की, किसी को मुबारकबाद देते हैं, किसी को ताज़ियत देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा निजी ख़त होता है। जब हम कारोबार से रिलेटेड किसी से ख़त लिखते हैं तो हमारा कारोबारी ख़त होता है। यही दोनों में फ़र्क है। इसमें आम और इसमें ख़ास की दो मिसालें दीजिए। इसमें आम और इसमें ख़ास क्या होता है, देखिए इसमें ख़ास की पहले बात करें तो इसको हम इसमें मारिफा भी कहते हैं, जो किसी ख़ास आदमी के लिए इस्तेमाल हो, किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या फिर ख़ास चीज़ वगैरह का जो नाम हो उसे हम इसमें मारिफा या इसमें ख़ास कहते हैं। जैसे मेरा नाम ले लीजिए अली, ठीक है, आप अपना नाम ले लीजिए हैदरी, स्टडी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब जो हैं राजस्थान, दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, ये सब नाम जो हैं इससे क्या पता चल रहा है कि ये किसी ख़ास शख्स के नाम हैं, तो इसलिए ये इसमें ख़ास हो गए। और इसके बरअक्स देखिए 2 मिसाल आपसे पूछा है तो मैंने ये कई मिसालें आपको दिखा दी, इनमें से बस 2 मिसाल आपको उठा के लिख देना है अगर यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो। चलिए अब इसमें आम की बात करते हैं, इसको हम इसमें नकरा कहते हैं। इस इस्म को इसमें नकरा उस इस्म को कहते हैं जो किसी आम शख्स, आम जगह, आम चीज़ या फिर आम किसी जगह के नाम को जाहिर करे तो उसे हम इसमें नकरा या इसमें आम कहते हैं। जैसे कलम, मैं कलम कहूँ तो कोई भी कलम हो सकती है, वो 2 रुपए वाली लिख के फेंक दो वो वाली भी हो सकती है, फाउंटेन पेन भी हो सकती है, स्केच पेन भी हो सकती है, ठीक है। मैं तालिब इल्म बोलूँ तो कोई भी तालिब इल्म हो सकता है, चाहे वो प्राइमरी का हो, जूनियर का हो, हायर का हो या फिर आपका PhD वाला हो, ठीक है। गाय बोलूँ तो कोई भी गाय, दरिया कोई भी दरिया, चाहे वो दरिया फुरात हो, दरिया नील हो, दरिया आपका मूसा नदी हो या फिर आपकी गंगा नदी हो, कोई भी नदी हो, ठीक है। इस तरह से ये आपका इसमें नकरा हो जाएगा जिसको आप इसमें आम भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया इसमें आम और इसमें ख़ास में फ़र्क। गैर मुरत्तब जुमलों को आपको सही तरतीब देना है। यहाँ पे 2 जुमले हैं। पहला जुमला मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से लिखा है, रहा खिलौना है खेल बच्चा। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो किस तरह से बनेगा, बच्चा खिलौना खेल रहा है, बच्चा खिलौना खेल रहा है। ये जुमला क्या हो जाएगा, पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगा। अगला जो लफ्ज़ों का जो एक ग्रुप है वो क्या है, मैं चूस्ती का फूल, बाग में हैं तितलियां रस। तो अगर आप इसे सही से रीअरेंज करके बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे कि बाग में तितलियां फूलों का रस चूसती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा वाला सेंटेंस रीअरेंज हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, बाग में तितलियां फूलों का रस चूसती हैं, ठीक है। अब कवायफ़े शख्सी में क्या क्या शामिल होता है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, मक्की भिनभिनाती है तो घोड़ा क्या करता है, घोड़ा हिनहिनाता है, ठीक है। मक्खी भिनभिनाती है तो घोड़ा हिनहिनाता है। शेर दहाड़ता है तो हाथी क्या करता है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है। हुरूफ़ शम्सी और हुरूफ़ कमरी में क्या फ़र्क है,
चलिए मैं दिखाता हूँ। सिंपली आपको ये पता होना चाहिए हुरूफ शमसी में अलिफ लाम ज़ाहिर नहीं होता है, जबकि हुरूफ कमरी में अलिफ लाम ज़ाहिर होता है। इसको मैं डिटेल से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, अरबी में हुरूफ तहज्जुद दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक वो जिस लफ्ज़ के सिरे पर इनमें से कोई हर्फ आए और उस पर अरबी का अलिफ लाम आता है, तो लाम को जब हम पढ़ते नहीं हैं और वो लफ्ज़ मुशद्दद हर्फ हो जाता है, तो ऐसे हरूफ को हम हरूफ शमसी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये सब हरूफ आ जाएं, ते, से, दाल, ज़ाल, रे, सीन, शीन, साद, राद, तो जो, तो ये सब जो हरूफ आ जाएंगे, तो अगर इससे पहले अलिफ लाम आएगा तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हरूफ शमसी हो जाएंगे। जैसे अशम्स, अशम्स को हम अल शम्स नहीं पढ़ते हैं, अशम्स पढ़ते हैं, अलिफ लाम को हम हज़फ कर देते हैं। जबकि जब हम अल कमर की बात करते हैं तो इसको हम अक कमर नहीं पढ़ते बल्कि अल कमर पढ़ते हैं, इसमें अलिफ लाम ज़ाहिर होता है। तो यहीं से हमें दोनों चीज़ समझ में आ गई कि जिस किसी भी लफ्ज़ में अलिफ लाम ज़ाहिर ना हो वो हरूफ शमसी होते हैं, और जिसमें अलिफ लाम ज़ाहिर हो, जैसे कि अलिफ बे जीम, ठीक है, हे खे ऐन गैन फे काफ, ये सब ऐसे हरूफ हैं जिनमें अलिफ लाम ज़ाहिर होगा, तो ये हरूफ कमरी हो जाएंगे। हरूफ शमसी और हरूफ कमरी की ये जो लिस्ट है आप देख सकते हैं, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ें, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या हमसे पूछा गया है? अगले सवाल में ये हमसे पूछा जा रहा है कि काफ़िया किसे कहते हैं, मिसाल के ज़रिया वाज़े कीजिए। तो चलिए मैं आपको काफ़िया और रदीफ़ दोनों बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, काफ़िया उन हुरूफ और हरकत का मजमूआ है जो हम आवाज़ होते हैं मगर अल्फाज बदले हुए होते हैं, या गैर मुस्तकिल तौर पर अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में मगर रदीफ़ से पहले बार बार आते हैं। और रदीफ़ क्या होता है? वो हुरूफ हैं जो शेर के दूसरे मिसरे के सबसे आखिर में, यानी काफ़िया के बाद मुस्तकिल तौर पर बार बार सेम रिपीट होते हैं, वो रदीफ़ होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैं मिसाल दूँ, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो यहाँ पे बहार और कारोबार ये एक जैसे प्रोनाउंस हो रहे हैं, एक जैसी आवाज़ के हैं, तो ये कहलाएंगे काफ़िया। और जो चले जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम रदीफ़ कहेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से, बहार, कारोबार, ज़िक्र यार, गम गुसार, ये सभी काफ़िया हैं, और चले जो है ये आपका रदीफ़ है। तो काफ़िया और रदीफ़ उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़मीर की तारीफ़ कीजिए और उसकी किस्में बताइए। ज़मीर को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसको हम लोग ज़मीर कहते हैं, ठीक है। वो कलमा जो इसमें ख़ास के बदले बोला जाए ज़मीर या फिर इसमें ज़मीर कहलाता है। जैसे आबिद स्कूल आया, फिर आबिद एक होनहार तालिब इल्म है, आबिद का घर स्कूल से करीब है। जब हम इस तरह से बोलेंगे तो एक ही लफ्ज़ आबिद बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें ये भद्दा मालूम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार आबिद लफ्ज़ बोलेंगे, फिर उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ज़मीर का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें सेंटेंस अच्छा लगेगा। कैसे? देखिए, आबिद स्कूल आया, वह एक होनहार तालिब इल्म है, उसका घर स्कूल से करीब है। आबिद इसमें ख़ास है, तो इस तरह से आबिद जो है वो इसमें ख़ास है, और यहाँ पे वह और उसका के लिए आबिद के लिए वो और उसका, ये दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। यही दोनों अल्फाज ज़मीर हैं, ठीक है। ज़मीर मैं, हम, तुम, वो, तुमको, तेरा, तुम्हारा, मेरा, हमारा, ये सब ज़मीर हैं। ज़मीर की किस्मों की बात करें तो ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर तनकीर और ज़मीर इशारा, ये आपकी 5 ज़मीर की किस्में हैं। आई बात समझ में?
तो इस तरह से ज़मीर भी आपको समझ में आ गया। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसकी PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि GPSTR के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें और हम इसकी क्लास बाकायदा सिलेबस वाइज चलाएं, ठीक है। लड़के ज़्यादा जुड़ेंगे तो हम इसको सिलेबस वाइज ज़रूर चलाएंगे इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहाँ है भाई? ये है अगला सवाल कि इस शेर की तशरीह कीजिए। देखिए ये शेर थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। गालिब का शेर है कि और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया शीशे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है। देखिए यहाँ पे एक बादशाह था पुराने ज़माने में ईरान में, जमशेद नाम का, जिसका जो जाम था वो शीशे का था और वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। उसी की तरफ इशारा करते हुए मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं कि मेरा जो मिट्टी का प्याला है, जामे सिफाल यानी कि मिट्टी का प्याला, जो मेरा मिट्टी का प्याला है वो जमशेद के जो बहुत कीमती प्याला था, बहुत मशहूर और एंटिक पीस था, उससे अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा मिट्टी का प्याला टूट भी गया तो मैं इसे दोबारा बाज़ार से ले आऊँगा। तो इस तरह से आप इस शेर की तशरीह कर सकते हैं। इसमें आला किसे कहते हैं? मिसालों के साथ आपको वाज़े करना है। तो इसमें आला क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें आला वो इस्म जिसमें औजार या हथियार के मानी पाए जाएं, जैसे ढाल, तलवार, फुकनी, चाकू, झोला, ठीक है, छलनी, ठीक है, दसपना, ये सब जो हैं जिसको हम चिमटा भी कहते हैं, ये सब क्या हैं? इसमें आला हैं। जिसमें हथियार का माना पाया जाए उस इसम को हम इसमें आला कहते हैं। आए बात समझ? क्वेश्चन नंबर 30 तक यहाँ पे हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा जा रहा है। चलिए इस कहावत का महले इस्तेमाल लिखिए। सबकी सुन अपनी कर, इसको आपको यूज़ करना है सेंटेंस में। तो इम्तिहान की तैयारी करते हुए एक स्टूडेंट को सुननी सबकी चाहिए लेकिन करनी खुद की चाहिए। तो यहाँ पे आप सबकी सुन अपनी कर, इस तरह से आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि जो मैंने बताया वही आप अपने मन से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये जो कहावत है वो सेंटेंस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें यूज़ हो, ठीक है। ज़माने की किस्में कितनी हैं भाई? तो ज़माने की 3 किस्में हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ठीक है। अंग्रेज़ी में बोलें तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये 3 किस्में हैं ज़माने की। लफ्ज़ के क्या मानी है और उसकी कौन सी किस्में हैं? लफ्ज़ की माने, तो यहाँ पे लफ्ज़ को आप कलमा भी कहते हैं। जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। पूरा कलमा अल्फाज की मदद से और अल्फाज हरूफ की मदद से बनते हैं, ठीक है। इन मुफरद और मुरक्कब हरूफ को हरूफ ताज्जी भी कहा जाता है, जिनकी तादाद उर्दू ज़बान में लगभग 50 है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो बात भी हमारे मुंह से निकल जाए वो है लफ्ज़, जिसको आप कलमा भी कहते हैं। कलमा या लफ्ज़ 2 किस्मों का होता है, मौजू और मुहम्मल। मौजू वो अल्फाज जो मामानी हो, जैसे सड़क, ये सड़क का मतलब रोड मानी निकल रहा है। लेकिन मैं कहूँ वड़क, सड़क, वड़क, तो वड़क, ये वड़क जो है क्या है भाई? ये तो इसका कोई माना नहीं निकल रहा है। पानी, वानी, पानी का तो मतलब है लेकिन वानी क्या होता है? तो ये जो पानी के बाद वानी बोला जा रहा है वो मुहम्मल है, ठीक है। तो कलमा और मुहम्मल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऊपर की मिसालों में वड़क और फूल, वूल, ठीक है, रोटी, ओटी, ये मुहम्मल अल्फाज हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो मौजू अल्फाज होते हैं उसको हम कलमा भी कहते हैं। अगर आपसे कलमा की किस्में पूछ दी जाए तो आप बताएंगे इस्म, हर्फ और फेल, ये 3 किस्में हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है कि इस शेर में मुस्तमिल सनाअत की तारीफ़ कीजिए। शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चराग,
मुफलिसी का, या दिल हुआ है चराग मुफलिस का, शाम से कुछ बुझा सा रह जाए। किसका शेर है? मीर तकी मीर का शेर है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी सेनत इसमें इस्तेमाल हुई है, तो इसमें सेनत इस्तिआरा हुई है। ठीक है, यहाँ शायर क्या कर रहा है? अपने दिल को मुफलिस का चिराग बता रहा है। ठीक है, मुफलिस का चिराग भी बुझा सा रहता है और मीर तकी मीर शायर का दिल भी बुझा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस्तिआरा की एक और मिसाल कमेंट में लिख दीजिए कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरखे कुहन काँप रहा है। इसमें भी सिनत इस्तिआरा है। जुमला मुरक्कब किसे कहते हैं? मिसाल के ज़रिए आपको क्या करना है? बताना है। कंबाइन सेंटेंस, जो दो सेंटेंस को मिलके ठीक है बने। ठीक है, वो हैदरी स्टडी पॉइंट एक चैनल है। फिर ठीक है, उर्दू पढ़ाता है, तो मैं इस तरह से इसको कहूँ हैदरी स्टडी पॉइंट उर्दू पढ़ाने वाला एक चैनल है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस बनेगा वो कंबाइन हो जाएगा, मुरक्कब हो जाएगा। जब दो सेंटेंस को हम जोड़ देते हैं ना तो वो जुमला मुरक्कब हो जाता है। ठीक है, इसको हम ज़्यादा लिख के बता नहीं सकते, टाइम का प्रॉब्लम है। जब हम क्लास को बाकायदा चलाएंगे ना तो सब कुछ डिटेल से समझाएंगे। फ़िलहाल हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे एक पैसेज है, इसको हमें पढ़ना है और इससे रिलेटेड 5 सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच में ये आपको दिख रहा होगा, इसको आपको इग्नोर करना है। चलिए, नारियल का दरख्त कैसा होता है? तो नारियल का दरख्त कैसा होता है, इसका जवाब आपको पैसेज में मिलेगा। और पैसेज में ये लिखा गया है कि नारियल का दरख्त ऊंचा और तड़ंगा होता है। ठीक है, तो ये दरख्त ऊंचा और तड़ंगा होता है, यानी कि नारियल के दरख्त की बात हो रही है। अगला सवाल ये कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? नारियल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? बहुत जगह होता है नारियल का इस्तेमाल। पूजा पाठ में हिंदू भाई लोग करते हैं। ठीक है, कोई भी शादी का मौका हो, ठीक है, वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होता है। तो पैसेज में बहुत सारी जगहों का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शादी, चिल्ला, पूजा, एजाज़, इन सब मौक़ों पर हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं नारियल का। अगला सवाल है, इसके पत्तों और तनों से क्या काम लिया जाता है? तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख जाएगा, पत्तों से झाड़ू और झोपड़ियाँ बनती हैं, जबकि तने से शहतीर बनाए जाते हैं। ठीक है, पूछा है क्वेश्चन, पत्तों और तने से क्या काम लिया जाता है? तो पत्तों से झाड़ू और झोपड़ियाँ बनती हैं, तने से शहतीर बनता है। अगला सवाल कि खोपरा क्या है, इससे क्या निकाला जाता है? तो खोपरा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, खोपरा जो है ये सूखने पर, नारियल सूखने पर उसको हम खोपरा कहते हैं और इससे तेल निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है वो क्या है? अगले सवाल के लिए हमको अगला पैसेज पढ़ना पड़ेगा। नहीं, एक और सवाल है कि इसकी काश्त के लिए कैसे इलाके की ज़रूरत होती है? तो नारियल की खेती के लिए साहिली इलाके की ज़रूरत होती है। एक और पैसेज है जनगण मन, जो हमारा कौमी तराना है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उससे रिलेटेड है। सीधे सवाल पे आते हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम पैसेज पढ़ेंगे। टैगोर ने कौन सा कौमी तराना लिखा? तो जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। ये जो कौमी तराना है वो टैगोर ने लिखा था। उन्हें किस चीज़ से ख़ुसूसी दिलचस्पी थी? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कहानियाँ, ड्रामा और शायरी से उन्हें ख़ुसूसी दिलचस्पी थी। तो किससे ख़ुसूसी दिलचस्पी थी? स्टोरीज से, ड्रामा से और पोइट्री से। ठीक है, टैगोर को ख़ुसूसी दिलचस्पी थी। अगला सवाल कि शांति निकेतन में क्या तालीम का तरीका राइज है? तो जो शांति निकेतन है, ठीक है, उसमें
दूसरे स्कूलों से बिल्कुल अलग तरीका है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, शांति निकेतन में तालीम का तरीका दूसरे स्कूलों से अलग है। यहाँ न कुर्सियाँ हैं न मेज़ हैं। तालिब इल्म और उस्ताद दरख्तों के साए में छोटी छोटी क्लासेस जमातें बनाकर बैठते हैं। ठीक है, इस तरह से शांति निकेतन में तरीक़ा तालीम है। अगला सवाल कि टैगोर का कौन सा स्कूल बाद अज़ा यूनिवर्सिटी में बदल गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जवाब मिल चुका होगा। ठीक है, शांति निकेतन जो स्कूल था वो बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक है, तो शांति निकेतन आपका सही जवाब होगा। चलिए, उनकी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी तसनीफ़ पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो गीतांजलि पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, गीतांजलि 1913 में इन्होंने गीतांजलि पर नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। एक और पैसेज है। ठीक है, पैसेज को न पढ़ते हुए सीधे सवालात पे आते हैं। आम बोल चाल की कौन सी कहावत अहमियत रखती है। तो पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज के शुरू में ही आपको दिखेगा कि जब तक सांस तब तक आस, ये जो कहावत है वो आम बोल चाल में बहुत अहमियत रखती है। अगला सवाल ये है कि इंसानी दिल क्या करता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इंसानी दिल खुशकुन ख्यालात की भूल भुलैयों में ठोकरें खाता है और मुंह के बल गिरता है। ठीक है, अगला सवाल ये है कि अगर उम्मीद का जज्बा न होता तो क्या होता। तो अगर उम्मीद का जज्बा न होता तो हमसे ज़्यादा बदतर हालत किसी की न होती। यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, पैसेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसान होते हैं, आपको जवाब सामने ही दिख रहा होता है, बस आपको नज़र चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप फ़ौरन पैसेज से जवाब को ढूंढ लेंगे। प्रैक्टिस कैसे होगी, हैदरी स्टडी पॉइंट पे होगी, आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, सारी उम्र नामुराद होने से क्या बेहतर है। अब आपको सिर्फ नामुराद लफ्ज़ ढूंढना है। ठीक है, और आपको फ़ौरन जवाब मिल जाएगा। सारी उम्र नाकामियों और नामुरादियों का मुंह देखते रहें, क्यों ना अपने ख्यालात का जायज़ा लें और कोशिशों जुस्तजू के तमाम ज़राए से काम लें। यानी कि तमाम उम्र नामुरादियों से बेहतर है कि हम ख्यालात का जायज़ा लेके कोशिश और जद्दोजहद करें। ठीक है, आस कब तक रखनी चाहिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि आस जब तक सांस आती है, जब तक ज़िंदगी बाकी है, उस वक्त तक आस रखनी चाहिए, क्योंकि नाउम्मीदी मौत है। ठीक है, अब बसंत से रिलेटेड एक पैसेज आ गया है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। बसंत आने का इशारा कैसे मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको फ़ौरन जवाब मिल जाएगा। देखिए, बसंत रुत मौसम बहार को कहते हैं। अगर खेतों में सरसों फूली हो और आम के दरख्तों में बौर आ गए, कोयल कूकने लगे, तो समझो बसंत रानी आ गई। यानी कि जब सरसों फूली हो, आम के दरख्तों में बौरे आ जाएं, कोयल कूकने लगे, तो ये इशारा है बसंत आने का। इस मौसम में किसान यानी कि बसंत किस महीने में आता है ये पूछा जा रहा है। तो बसंत जो है ये किस महीने में आता है। तो बसंत का यहाँ पे देखिए, बसंत का मौसम कड़कड़ाती सर्दी के खात्मे पर आता है। उस वक्त हिंदी महीना फागुन शुरू होता है, यानी कि फागुन में बसंत आता है। ठीक है, अगला सवाल यह है कि इस मौसम में किसान क्यों खुश होता है। तो किसान इसलिए खुश होता है क्योंकि वो पुरुम्मीद होता है कि उसकी मेहनतों का सिला अनाज की सूरत में जल्द मिलेगा। अगला सवाल यह है कि बसंत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो बसंत में हिंदुओं का त्यौहार होली मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि हमारे मुल्क के शायरों ने क्या किया। तो हमारे मुल्क के शायरों ने इस मौसम पर यानी कि बसंत पर कई गीत लिखे। ठीक है, तो इस तरह से हमने
ये जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर लिया। और अगला जो आपका सेक्शन है वो 80 से 100 अल्फाज पर मबनी क्वेश्चंस का है। इंटरनेट के उन्वान पर आपको इज़हार ख़याल करना है। चूँकि ये पैसेज लिखना है, एग्जैक्टली इसको हम लिख के बता नहीं सकते, लेकिन आपको आइडिया दे सकते हैं कैसे लिखना है। देखिए, इंटरनेट जो है वो आज की मॉडर्न एज में बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इंटरनेट से हम दुनिया के किसी भी कोने से जानकारी को हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट जानकारी को हासिल करने के ज़रिए के तौर पर हमारी बहुत मदद कर रहा है। इसका हम इस्तेमाल तालीम हासिल करने में भी कर सकते हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम इजीली इंटरनेट से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। यूट्यूब से हम पढ़ रहे हैं तो किसकी मदद से पढ़ रहे हैं? इंटरनेट की मदद से पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप इंटरनेट पे 100 अल्फाज तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आप लोग कहिएगा, इसरार कीजिएगा तो मैं पर्सनली इन उन्वान पे बाकायदा लिख के आपको दिखा दूंगा हेडिंग वाइज कि किस तरह से लिखना है। फ़िलहाल यहाँ पे वर्बली सुन लीजिए। जब कभी भी ये टॉपिक मिले तो आपको गालिब का एक शेर याद होना चाहिए कि तंग दस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। वहीं से ये मिसरा निकाला है और पूछा है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इस कॉल की रोशनी में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, 80 से 100 अल्फाज पर हो। देखिए, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और हमारे पास सेहत नहीं है तो हमारे लिए पैसा कोई किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसलिए कि जब हम सही सालिम रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे तो हम अच्छे से उस पैसे से लुत्फ़ अंदोज़ हो पाएंगे, अच्छी ग़िज़ा ले पाएंगे, जो चाहेंगे वो खा लेंगे, ठीक है। अगर सेहत नहीं रहेगी, हमें डायबिटीज़ रहेगी, हमारी बीपी ज़्यादा रहेगी, तो इससे हमें क्या होगा? टेंशन होगा, हम जो चाहे वो नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। इस कहावत के पस मंज़र में 10 जुमले लिखिए। कहावत का मतलब है बहुत ही लिमिटेड होना, ठीक है, नैरो माइंडेड होना, बस एक ही जगह कुएं का मेढक होना, समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये इसका मतलब है। इसके बैकग्राउंड में आप 10 सेंटेंस बिल्कुल लिख ही सकते हैं। देखिए, ये एक तस्वीर है, इस पे आपको इज़हार ख़याल करना है। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, यहाँ पे मिसाइल लॉन्च हो रही है, यानी कि APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में थोड़ा सा आपको लिख देना है। और उन्होंने भारत की मिसाइल बनाई थी, इसलिए उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। इनको बाद में प्रेसिडेंट भी इंडिया का बनाया गया। ये सब आप लोगों को लिख देना है। कौसैन में दिए गए अल्फाज को मुनासिब जगह पे यहाँ पे लिखना है, खाली जगह पे भरना है। चलिए मैं भरता हूँ। डायनासोर का शुमार दुनिया के बड़े जानवरों में होता है। देख, बाय द वे यहाँ पे नंबरिंग की हुई है तो उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। जिसने पेपर दिया उसने नंबरिंग शायद कर दिया है। तो डायनासोर का शुमार दुनिया के बड़े जानवरों में किया जाता है। उसके बारे में बहुत कम मालूमात, यहाँ पे दूसरा भरा जाएगा मालूमात। उसके बारे में बहुत कम मालूमात हासिल हो सकी हैं। उसकी चंद हड्डियों से पता चला है कि ये बड़े कदो कामत के होते हैं और उसकी जो जिस्म है, उसका जो जिस्म है वो क्या है? गिरगिट का जैसा है। उसका सर नहायत छोटा और क्या है? उसका सर नहायत छोटा और सॉरी यहाँ पे हमको उसकी गोश्त खोर होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखिए, डायनासोर दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। उसके बारे में बहुत कम मालूमात हासिल हुई। उसकी चंद हड्डियों से पता चला कि ये बड़ों का जो कामत के होते हैं और इसकी जो गोश्त खोर है गिरगिट जैसी है। उसका सर नहायत छोटा और जिस्म काफ़ी भारी भरकम है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कहा जाता है कि ये जानवर गोश्त खोर भी होते हैं और सब्जी खोर भी।
तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो इसकी मुश्किल गिरगिट जैसी है। मुश्किल, ये सेंटेंस यहाँ पे लफ्ज़ ही गलत लिख दिया है ना, इसलिए हमको भी दिक्कत हो गई। ये मुश्किल नहीं, शक्ल होना चाहिए, ठीक है। इसकी शक्ल गिरगिट जैसी है, उसका सर नहायत छोटा और जिस्म भारी भरकम है, ठीक है। और लंबी दुम होती है, जबकि हाथ पांव छोटे होते हैं। कहा जाता है कि ये जानवर जो है ये गोश्त खोर भी हैं और सब्ज़ी खोर भी। ये बिल्कुल अब नापैद हैं, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो गए, अब अवेलेबल नहीं है, अब नहीं देखने को मिलते हैं। अब देखिए आखिरी सवाल है, मेरे मदरसा के नाम ख़त लिखकर अपनी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तलब कीजिए। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे ख़त कैसे लिखा जाता है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।